जितना मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा और नोट्स बना रहे हैं। तो हमारी डिस्कशन जो चल रही थी लास्ट क्लास में, इट वाज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में दो मॉडल्स देखे थे एटम के। थॉमसन की एक मॉडल थी जो फेल हो गया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, वो भी फेल हुआ। ओके, द नेक्स्ट मॉडल जहां से समझो कि इस चैप्टर की पूरी कहानी शुरू होती है, क्योंकि थॉमसन और रदरफोर्ड आपने कहीं ना कहीं सारी डिटेल्स जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, बट जो नील बोर की मॉडल है वहां से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहां से मेन आपकी ये चैप्टर स्टार्ट। बहुत ध्यान से अब कंसंट्रेट कीजिएगा क्योंकि अब रियल टॉपिक एंटर हो। ओके, तो वी आर गोइंग टू सी Bohr model of an atom. ओके, ये मॉडल आई थी 1913। ओके, देखो हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं कि बोर मॉडल को हम लोग सब एटम के केस में लगा देते हैं, बट नहीं, ऐसा गलत है। बोर का जो मॉडल ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो यहीं से कहानी चेंज होना शुरू है कि जूनियर क्लासेस में हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली दे आर परफेक्ट, बट लेवल थोड़ा जंप होता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में ये दिमाग में लेके चला है कि बोर की मॉडल सही है और बोर की मॉडल सब एटम के केस में लागू हो सकती है। नहीं, बोर की मॉडल सब एटम के केस में लागू नहीं होती। पहली बात आप दिमाग में रख लो, इट इज वैलिड फॉर only single electron system। ये जो नील बोर की मॉडल है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब रखता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से। अब बोलो कि सर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम फिर क्या है, इसको हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 1H1 हाइड्रोजन। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 सर। तो इसके केस में बोर की मॉडल लगेगी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, He+, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 सर। 0 इलेक्ट्रॉन। चलिए समझते हैं। हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 होती है, तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो लास्ट क्लास में तो ये बात बताया ही था कि एटॉमिक नंबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, बट दिया हुआ है 1 पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव चार्ज आया कहां से? जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तब ना एक पॉजिटिव चार्ज आया। एटम में नॉर्मली जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, इसलिए एटम न्यूट्रल होती है, सेम और अपोजिट होता है, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल करता है, तो एटम न्यूट्रल। बट सपोज करो एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल करना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल करना, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो रह जाएगी। ओके, अंडरस्टूड? एक यूनिट चार्ज तो रह जाएगी। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगी। ओके, अब वैसे कुछ समझ लो कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसमें एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अब ये सारी कहानी समझने के बाद मुझे बताओ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 तो सर इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रल केस में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब चलिए मैं आपसे लिथियम 2+ का बात करता हूं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर 3 होती है इसमें। 1 सर 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो पहले की 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो नील बोर का मॉडल सिर्फ वैलिड है इन सब केसेस में। देखो हाइड्रोजन में, He+ में, Li2+ में, या बात करो बेरिलियम 4 होता है तो बेरिलियम 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बोलने का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस केस में भी लागू है। अंडरस्टूड? तो आपको ये दिमाग में रखनी है कि नील बोर की मॉडल हर केस में लागू नहीं होती है, इट्स वैलिड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब नील बोर के मॉडल को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट postulates of Bohr's model। बोर की मॉडल के इंपॉर्टेंट थ्योरीज सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स बोलने मतलब इंपॉर्टेंट थ्योरीज। इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in fixed circular path called orbits या शेल्स। देखो बोर का जो पहला थ्योरी बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होती है न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करती है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करती है इन फिक्स्ड सर्कुलर रास्ते, इन फिक्स्ड सर्कुलर रास्ते, जिसे हम लोग ऑर्बिट भी बोल सकते हैं या से। तो बोर के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड सर्कुलर घरों में घूमेगी। ओके, ये पहला सेल। ओके, जो पहला सेल है उस घर का नाम होता है के सेल। ओके, के सेल, दिस इज फर्स्ट। ठीक है, और मानो यही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, बोर के मॉडल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब यही इलेक्ट्रॉन मानो जंप करके कुछ एनर्जी गेन, है ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो हायर एनर्जी लेवल में भागेगा। ओके, तो सेकंड सेल में यदि यही इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल सेल, ये दूसरी सेल। वहीं यही इलेक्ट्रॉन यदि और एनर्जी गेन करके और दूर जाता है तो उसको हम लोग एम सेल, एम सेल तीसरा सेल, वैसे ही चौथा सेल में जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड? ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अभी फिलहाल मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन पहले ही, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है न्यूक्लियस के चारों ओर इन फिक्स्ड सर्कुलर रास्ते, जिसे हम लोग ऑर्बिट बोले या सेल बोले। तो ऑर्बिट जो होती है कौन कौन होती है, वैल्यूज उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे, या इसको आप के एल एम एन डॉट 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 डॉट, बोर के मॉडल।
ओके, दूसरा थ्योरी, एन इलेक्ट्रॉन कैन, या ऐसे समझ लो दूसरा थ्योरी पहले, while revolving in an orbit, an electron will neither gain or lose energy. ठीक है, देखो ध्यान से समझो, ये नियम बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जब तक रिवॉल्व कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर घर में या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तब तक वो ना ही एनर्जी किसी से गेन कर सकता है, ना ही अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है। ओके, बोलने का मतलब कुछ ऐसे, मानो ये इलेक्ट्रॉन पहला घर में घूम रहा है, ओके, पहला घर में इसमें घूम रहा है, ओके, और मानो पहले घर में रहने की एनर्जी है 5, मैं यूनिट नहीं डिफाइन कर रहा हूं, सिंपल समझ लो, पहले घर में घूमने की एनर्जी है 5, तो इलेक्ट्रॉन जब तक पहला घर में रखे घूमेगा तो उसकी एनर्जी 5 ही रहेगी, ठीक है ना, वो नहीं अपना कुछ एनर्जी को वो रिलीज नहीं कर सकता है, ओके, वो अपना कुछ एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकता, जैसे बोलेगा कि हम इस घर में घूम रहे हैं तो हम अपना कुछ एनर्जी निकाल लेते हैं और अपना एनर्जी चार्ज कर लेते हैं, नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर घर में घूमेगा उसकी एनर्जी की वैल्यू फिक्स रहेगी, जो वो घर की एनर्जी का वैल्यू, ओके। अब चलो आपके सामने एक सवाल मैं पूछता हूं, मानो इलेक्ट्रॉन, मानो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं सचमुच वैसा नहीं, मानो दूसरे घर में घूमने का एनर्जी है 10, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जब दूसरे घर में घूम रहा है वो किसी लाइट से 5 एनर्जी गेन कर सकता है और वही घर में रह जाए? नो सर, नहीं हो सकता है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो और मानो इस घर में घूमने की एनर्जी है 15, तो मानो वो जब तक घूम रहा है तो उसमें 15 एनर्जी है, तो क्या वो इसी घर में रह के अपना कुछ एनर्जी निकाल सकता है? नो सर, नहीं निकाल सकता। अब ये ध्यान से, ओके, इसलिए इस घरों को बोला जाता है, these orbits are known as stationary energy level। ये जो ऑर्बिट्स हैं या ये जो घर हैं इनको बोला जाता है स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब फिक्स्ड, ये घरों को बोला जाता है फिक्स्ड एनर्जी लेवल, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, क्यों? क्योंकि इस घर की एक अपनी कोई पार्टिकुलर एनर्जी है और जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा तब तक उसको उतना ही एनर्जी, अंडरस्टूड। जब तक एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर घर में, तो वो ना तो किसी सोर्स से एनर्जी गेन कर सकता है, ना ही अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है उस घर में जब तक वो रहे, ओके। इसलिए इन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी एनर्जी, ओके। ये बोर्ड का दूसरा, अब बोर का तीसरा थ्योरी बोलता है कि इंपॉर्टेंट, वाई, या इसको ऐसे लिखो, एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप बिटवीन ऑर्बिट्स by absorbing
और emitting required amount of fixed energy. ओके, इस थ्योरी को समझो। ये थ्योरी जो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। ओके, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है, पर उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करना पड़ेगा। जैसे बोलने का मतलब क्या देखो, जैसे सपोज करो इस घर में रहने की एनर्जी 5 है और इस घर में रहने की एनर्जी 10 है, इस घर में रहने की एनर्जी 20 है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट घर से थर्ड घर जाना चाहता है, ओके, तो फर्स्ट घर में रहने की एनर्जी 5 है, थर्ड घर में रहने की एनर्जी 20। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? पहले घर में जो है उसको 15 की एनर्जी किसी से गेन करना पड़ेगा। जैसे ही 15 की एनर्जी गेन करेगा वो पहले घर से जंप करके तीसरे घर में पहुंच जाएगा, क्योंकि 5 एनर्जी पहले थी, 15 मिला तो 15 मिला तो 20 हो गई, तो चल गया वो 20 वाला घर। अंडरस्टूड? 5 पहले थी, 15 गेन किया, 20 इस घर का एनर्जी किया। अंडरस्टूड? बट एक और चीज आपको ध्यान देना है कि अब आप बोलोगे कि वो पहला घर में है, वो 5 की एनर्जी उसके पास पहले था और वो 16 एनर्जी गेन करता है। इस घर की एनर्जी 20 है, अब बोलोगे कि पहले उसके पास 5 था और 16 एनर्जी गेन किया और यहाँ आ गया और उसके पास 21 एनर्जी हो गई यहाँ आने के बाद, और जो एक एनर्जी है उसको वो थोड़ा सा एक एनर्जी निकाल देगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। उसको यदि एक घर से दूसरे घर में जाना है तो एग्जैक्ट उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करना है जितना रिक्वायर्ड है, ज्यादा नहीं कर सकता है। बोले कि वहां जाके फिर हम खर्चा कर देंगे एनर्जी, नहीं, वो नहीं कर सकता है। तो ये ध्यान देना है। अब मेरा क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन 5वें घर मतलब पहला घर से दूसरा घर आना चाहता है मान लो, तो उसे कितनी की एनर्जी गेन करनी पड़ेगी इस सिचुएशन के आधार पर? 5 सर। 5 का एनर्जी गेन करना पड़ेगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो 10 का एनर्जी गेन करके पहला घर में आ सकता है? नहीं, 10 की एनर्जी गेन करके दूसरा घर में आ सकता है? नहीं आ सर। सकता। कैसे आए? 10 गेन करेगा तो 15 वाला तो कोई घर है ही नहीं। 5 है, 10 20 है, 15 वाला तो घर है ही नहीं। इसका मतलब वो 10 वाला एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ही। ओके, अब चलिए मेरा एक क्वेश्चन है, मानो एक इलेक्ट्रॉन ये तीसरा वाला घर से दूसरा वाला घर जाना चाहता है, तो कितना अपना एनर्जी रिलीज करेगा? 10 का एनर्जी रिलीज करेगा तब नीचे जाएगा, है ना? 20 है तो उसको 10 वाला एनर्जी में पहुंचना है, तो 10 का एनर्जी ये अपने से निकाल देगा। समझे बात? ओके, तो ये कहानी है। तो देखो ये कहानी थोड़ा ध्यान से फिर से समझ लो। इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है ऑर्बिट के बीच में, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके या तो एनर्जी एमिट करके। ओके, बट उतनी ही एब्जॉर्ब होगी और उतनी ही एमिट होगी जितनी फिक्स्ड रिक्वायर्ड है, उतनी ही। ओके, गॉट इट? तो ये कहानी है। चौथा रूल बोलता है, ये 20-5 एनर्जी होता नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको, ठीक है? एनर्जी कितनी होती है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की, वो आपको मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है ना, उसके निकालने के तरीके। चौथा रूल, an electron will
revolve only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। ये थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। ओके, एक यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम। देयर इज अ टर्म रिटन एज एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब ये क्या है? देखो, आपने एक चीज पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? तो मास इनटू वेलोसिटी पढ़ा है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यस सर। ओके, अब मानो एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ओके, तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस सर्कुलर पाथ की कुछ रेडियस तो है ना। ओके, सर्कुलर पाथ की कुछ रेडियस। तो आप लीनियर मोमेंटम को यदि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ से इंटू कर देते हो तो आपको मिल जाता है एंगुलर। ठीक है, नॉर्मली आपको तो मालूम ही है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमती है, तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस ऑफ वो पाथ से इंटू कर दोगे तो आपको मिल जाएगी एंगुलर। अंडरस्टूड? तो एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं होती है, लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होती है जब एक चीज सर्कुलर मोशन। अब देखिए, ये रूल क्या बोल रहा है? ये वो रूल बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये रूल बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं घरों में रिवॉल्व करेगी। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं घरों में रिवॉल्व करेगी जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होगी इस वैल्यू की, इस वैल्यू की मल्टीपल होगी। ओके, सिर्फ उसी घर में घूमेगा जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू की मल्टीपल होगी। मल्टीपल बोले तो 1 into this, 2 into this, 3 into this, 4 into this ऐसे। ठीक है, और n का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ओके, अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही घरों में घूमेगा जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू h by 2 pi का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बोले तो 1 into this, 2 into this, 3 into this, और 1 मतलब k सेल, 2 मतलब l सेल, 3 मतलब m सेल। ओके, ये समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में रखनी है। अब इस फॉर्मूला में आप पूछोगे सर m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, n 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। h है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है जिसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान। तो नील बोर ने अपने कुछ कैलकुलेशन करके ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन जहां मन तहां नहीं घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन वहीं घूमेगा जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होगा, h एक कांस्टेंट है, 2 पाई, पाई भी एक कांस्टेंट है, इस वैल्यू का मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन वहीं पे। ओके, गॉट इट? तो ये कुछ रूल है नील बोर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन मानो दूसरे घर में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा जब इलेक्ट्रॉन दूसरे घर में घूम रहा है? तो दूसरे घर में घूम रहा है, इस जगह में आप क्या डालोगे? 2 डालोगे।
और 2 और 2 कट जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा h/पाई। अब चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन मानिए पहला घर में घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का कितना वैल्यू होगा उस घर में? h/2 पाई। ठीक है ना। तीसरा घर में घूम रहा है तो 3h/2 पाई। समझ गए? अंडरस्टूड? यस सर। तो ये नील बोर के 4 नियम थे, इनको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। हो गया? चलिए चलिए बेटा, मिटा दूं? यस सर। देखो, अब नील बोर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिराइव किए और उन फॉर्मूलाज की मदद से आप एग्जैक्टली ये कैलकुलेट कर सकते हो कि यदि एक इलेक्ट्रॉन के सेल में घूम रहा है तो उसकी न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है। बोलने का मतलब उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिस फॉर्मूला के दम से आप रेडियस निकाल सकते हो के सेल का, या इलेक्ट्रॉन कितना दूरी पे घूम रहा है न्यूक्लियस से। ओके, तो बोर के कुछ फॉर्मूलाज से हम के सेल का रेडियस, एल सेल का रेडियस, ओके, एम सेल का रेडियस ये निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बोर ने क्या फॉर्मूला बनाया जिसके दम पे वो रेडियस बता देता था सेल का कि कितना रेडियस होगा। ओके, ये पहली हो गई के सेल, दूसरा एल सेल, तीसरा सेल, कोई भी सेल का वो रेडियस बता सकता था, उसके पास कुछ फॉर्मूलाज ऐसे। ओके, तीसरा सेल का भी रेडियस पता चल सकता है, चौथा सेल का भी रेडियस पता चल सकता है। अंडरस्टूड? तो चलिए हम लोग देखते हैं वो फॉर्मूलाज क्या थे, और सिर्फ उस घर का रेडियस नहीं पता चल सकता है, बोर्ड ने कुछ ऐसे फॉर्मूलाज और बताए जिससे इलेक्ट्रॉन यदि पहला घर में घूम रहा है तो उस घर में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो भी वो बता सकता है। ओके, पहले घर में जब घूमेगा उस घर में घूमने की एनर्जी कितनी होगी ये भी बोर्ड ने फॉर्मूलाज बनाया। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे बोर्ड के मॉडल में। सम इंपॉर्टेंट formula of Bohr's model. Okay, radius of nth cell, nth cell बोले तो n का वैल्यू 1 2 या 3, मतलब k सेल, l सेल, m सेल। तो रेडियस ऑफ nth सेल निकालने के लिए जो फॉर्मूला उन्होंने बताया था वो फॉर्मूला होती है Rn is equal to 0.529 into n square by z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मालूम है ना, एक लेंथ की यूनिट होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ओके, ये आपको ध्यान रखना। तो ये नील बोर का पहला फॉर्मूला है रेडियस निकालने। ओके, ध्यान रखना। ओके,
अंडरस्टूड। एन क्या है? एन होता है शेल नंबर और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ओके, अब मानो आपको एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, और ये वाला सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ध्यान में रखिएगा। अब मानो आपको बोला फॉर हाइड्रोजन एटम, आप निकालिए उसके K सेल का रेडियस या L सेल का रेडियस या M सेल का रेडियस। कैसे निकाल सकते हैं? N के जगह में 1 निकाल, R1 मतलब K सेल का रेडियस है 0.529। N के जगह क्या लिखेंगे? 1 सर। 1 का स्क्वायर। Z के जगह में क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एंगस्ट्रॉम। तो पहले घर का रेडियस कितना आया? 0.529 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब इस वैल्यू को उन्होंने बोला ए नॉट, ठीक है। इस वैल्यू को उन्होंने एक सिंबल दे दिया ए नॉट, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम का सिंबल हो गया ए नॉट, ठीक है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि ए नॉट क्या होता है, ऐसे डेफिनेशंस पूछे जाते हैं स्कूल एग्जामिनेशन में। ए नॉट क्या होता है? ए नॉट बोला जाता है बोर्स ऑर्बिट, ठीक है ना, बोर्स ऑर्बिट। और बोर्स ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपसे पूछा जाएगा कि बोर्स ऑर्बिट क्या है, तो बोर्स ऑर्बिट क्या होती है? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसका वैल्यू कितना होता है? 0.529 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा, मैं आपको एक स्पेशल चीज दिखाता हूं। ये फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा है, 0.529 एंगस्ट्रॉम के जगह में क्या मैं ए नॉट लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला अब बन गया आर नॉट इज सॉरी आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। एंगस्ट्रॉम नहीं, क्योंकि ए नॉट में एंगस्ट्रॉम पहले से ही। तो रेडियस का जो फॉर्मूला है अब कुछ ऐसा बन गया, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, है ना। 0.529 एंगस्ट्रॉम की जगह ए नॉट और एन स्क्वायर बाई जेड। अंडरस्टूड? समझ गए? तो पहला रेडियस जो पहला घर है उसका है ए नॉट। दूसरा घर अब इससे निकालें, दूसरा घर का R2 ए नॉट इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1। तो दूसरा घर का रेडियस कितना आया? 4 गुना ए नॉट। तो देखा? अब चलो मुझे फटाक से बता दो, तीसरा घर का रेडियस कितना आएगा? कितना? 9 ए नॉट सर। 9 ए नॉट। चौथा घर का 16 ए नॉट। 16 ए नॉट, है ना। अंडरस्टूड? अब देखो कहानी एक इंपॉर्टेंट आपको मैं समझा। सपोज करो ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस, और ये मान लो पहला घर, ठीक है। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, मैं आधा ही बना रहा हूं, ठीक है। ये मान लो के सेल है, ओके। मैं कंप्लीट लाइन बना रहा हूं तो आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। ये मान लो के सेल है, ठीक है। पूरा नहीं बनाया मैंने, ये आधा पोर्शन बनाया, ठीक है। ये मान लो आपको पहला घर, तो पहला घर का रेडियस कितना है? ए नॉट, ठीक है ना। पहला घर का रेडियस है ए नॉट। दूसरा घर का रेडियस कितना है? 4 ए नॉट।
ये वाला कितना है? 9A नोट 9A नोट ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज आप गौर कीजिएगा, ये जो मैं पूछूं ये फर्स्ट है, ओके, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आप देखोगे कि पहला घर और दूसरा घर के बीच में दूरी कितना है? ए नॉट माइनस करोगे तो पहला घर का डिस्टेंस कितना, पहला दूसरा घर के बीच में 3A नोट दूसरा और तीसरा घर के बीच में कितना दूरी है? यहां से यहां 4A नॉट, यहां से यहां 5A नोट ये कितना होगा? 5A नोट हाँ। और तीसरा और चौथा घर में कितना दूरी होगा? चौथा 16A नॉट है, तीसरा 9O नॉट 7A नोट 7A नॉट। तो आपको एक चीज अब गौर करने को मिल रहा होगा बेटा यहाँ पे कि पहला दूसरा घर के बीच में जितना डिस्टेंस है 3A नोट दूरी ज्यादा है और तीसरा चौथा के बीच में जो दूरी है और ज्यादा है। तो इससे आपको एक चीज समझ आ रहा है कि जैसे ही न्यूक्लियस से आप दूर जाते हो, दो सेल्स के बीच में दूरी बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है सर, बढ़ती है। ओके, तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो यदि एक पल के लिए समझो आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि R3 R2 माइनस R1 R3 माइनस R2 R4 माइनस R3 R5 माइनस R4, अब इसमें कौन सबसे ग्रेटेस्ट होगा? R5 माइनस R4 सर, है ना? तो ऑर्डर इस तरह, अंडरस्टूड? ये ध्यान रखना है, पहला सेल दूसरा सेल में जितना दूरी है, मानो इतना है, तो दूसरा तीसरा में इतना होगा, ठीक है ना? तीसरा चौथा में और इतना होगा, चौथा पांचवा में और दूर होगा, ये ध्यान देना है। तो मतलब के और एल सेल के बीच में दूरी सबसे कम है, एल और एम में बढ़ा, एम और एन में और बढ़ा, ऐसे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाइड्रोजन एटम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड सेल ऑफ लिथियम। क्या आप निकाल सकते हो? यस क्या सर, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा सर, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्यों सर? क्योंकि मैंने लिथियम लिखा है, लिथियम तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, मैं लिखूंगा लिथियम 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन थी पहले, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तब इसका निकलेगा। ये ध्यान देना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड है। आपसे पूछेगा क्या आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी, क्या आप रेडियस ऑफ सेकेंड सेल निकाल सकते हो? इसमें क्या रेडियस ऑफ सेकेंड सेल H माइनस पे निकलेगा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी, रेडियस ऑफ सेकेंड सेल H माइनस में निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, पहले H था तो 1 इलेक्ट्रॉन थी, माइनस आ गई तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं निकल सकता, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो आप अब तो आप निकाल सकते हो ना आराम से इसका? यस सर,
हाँ वेरी सिंपल है। तो यदि पहला घर का निकालना है तो Rn इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर लगाओ। ओके आर घर का तो दूसरा ए नॉट एन स्क्वायर, दूसरा घर पूछा तो 2 स्क्वायर, z की जगह में क्या लिखेंगे 1 3 लिखेंगे। तो R2 विल बी इक्वल टू 4 a नॉट बाय, ओके बाकी और आप निकाल सकते हो, वेरी सिंपल। ओके समझ आ गई। तो ये फॉर्मूला दो आपको याद रहने चाहिए। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूं और ये इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखिए। आगे बढ़े। यस सर। बेटा अपना माइक को बंद रखो, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब ऑन कीजिएगा, ठीक है। और ये सारे प्रैक्टिस कीजिएगा जितना फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया 2.18 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकंड। ओके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिमाग में रखिएगा कि वेलोसिटी कैसे निकलेगी एक इलेक्ट्रॉन की जब वो कोई घर में घूम रहा। ओके तो आपको क्या करना है, दूसरा सेल है तो दू यहाँ पे दू और एटॉमिक नंबर उसका डालना है, अब वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो चलो मानो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप बनाओ, देखते हैं कौन बनाता है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी of an electron in second cell of He2 plus and sorry He plus होगा He plus and third cell of allyne plus। ओके क्या आप इस सम को बना सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकालिए एक इलेक्ट्रॉन का जब वो दूसरा सेल में हीलियम का है और तीसरा सेल में लिथियम का है, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी का क्या रेशियो होगा। आप लोग बना सकते हो इस क्वेश्चन को, कोशिश करते हैं। कोशिश करो, वेरी सिंपल है। देखो ऐसे बनाना, वेलोसिटी इन हीलियम क्या होगा निकाल लो, वेलोसिटी इन लिथियम क्या होगा निकाल लो, और कौन सा घर का बोला है वो देखो और फिर दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो बन जाएगा। ट्राई करो। क्या होगा बेटा, निकला किसी का। हीलियम प्लस में 2.18 into 10 to the power 6 into Z, Z हीलियम की होती है 2
बाय एन, एन क्या सर है? 1:1 सर, 1:1 आएगा सर। 1:1 आएगा, सही आंसर है, परफेक्ट। ओके, देखो ऐसे ही दिमाग लगाओगे तो बनेगा। ओके, और इसका आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड, 3 है इसका, और तीसरा घर के लिए पूछा है, तो ये भी तो ये यार सब कट गया। अब डिवाइड करोगे दोनों को यदि, तो ये कटेगा, कटेगा, तो सब तो कट ही गया, तो रेशियो क्या है? 1:1। इजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए ये फॉर्मूला तो दिमाग में रखना है। देख लिया ना सबने? स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना? यस सर। चलो, फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था, कोई भी nth घर में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 Z² बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, ठीक है ना? क्योंकि उस एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा प्रति एटम ही, है ना? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन। ओके, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट होती है एनर्जी। ओके, और एक स्टैंडर्ड केस में भी देख लेते हैं। दो फॉर्मूला दिया था जो दो डिफरेंट यूनिट में थी, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 Z² बाय n स्क्वायर जूल पर एटम, ठीक है ना? दोनों एक ही फॉर्मूला है बट यूनिट डिफरेंट है। आपको ये ध्यान देना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में ये रिलेशन है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो ये दो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। ओके, ऊपर वाला का ज्यादा एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, बट ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में जहां मीटर उटर में होगा तब आपको यही लगाना पड़ेगा, जूल, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जूल है, तो मीटर में यदि कोई चीज निकालना है तो आपको यही वाला लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये दो फॉर्मूला जूल ने दिया एनर्जी निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर शेल में। चलिए हम लोग ये दो फॉर्मूला तो याद रखेंगे ही, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं फॉर्मूला दिया हूं आज उनको 2-3 बार लिख के थोड़ा दिमाग में बैठा लेना, ठीक है? अंडरस्टूड? ये दो फॉर्मूला। अब चलो, और हाइड्रोजन एटम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। पहला घर में E1, पहला घर में -13.6 1 स्क्वायर बाय, पहला घर है तो 1 स्क्वायर, तो पहला घर का कितना एनर्जी आया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन यदि के सेल में घूमेगा तो उस घर की एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अंडरस्टूड? चलो दूसरा घर का एनर्जी बताओ जल्दी से। 2 स्क्वायर 4 हो गया, है ना? n स्क्वायर
मैं इसी वाला में निकाल रहा हूँ, इसमें नहीं निकाल रहा हूँ, इसी में निकाल रहा हूँ। क्या होगा वैल्यू जल्दी बताओ, बोलिए। अरे डिवाइड नहीं करने आता है। 4 3 या 12 और 4 या 16 -3.4 इलेक्ट्रॉन। E3 तीसरा घर का एनर्जी कितना होगा? -13.6 into 1 square divided by n, तीसरा घर पूछा है, 3 square 9, कितना आएगा? 9 1 जा 9, ओके, 4 6 9 5 जा 45, 1 0 9 1 जा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अब E4 का बताओ, हम नहीं बताएंगे कितना होगा। फोर स्क्वायर 16, चौथा घर में पूछ रहा हूं, चलो बहुत जल्दी बताओ कितना आएगा। कैलकुलेशन मैथ्स आता है ना? नहीं, .85 सर। अरे 16 पहले तो 0 बार में कटेगा, पॉइंट है उधर जाएगा, 16 8 जा कितना? 0.85 हाँ 0.85 पॉइंट आएगा -0.85। अब देखो माइनस साइन क्यों है, ये कन्वेंशन है, माइनस साइन कन्वेंशन के तहत लिया जाता है। पर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि पहला घर का एनर्जी ज्यादा होता है, पहले घर में रहेगा तब एनर्जी ज्यादा हो, दूसरे घर में रहेगा तब एनर्जी ज्यादा तो पहले घर में रहेगा तब एनर्जी ज्यादा होगा। रहेगा। -13.6 बड़ा होता है कि -3.4 बड़ा होता है? -3.4 सर। तो दूसरे घर में एनर्जी ज्यादा रहेगा, पहला घर में एनर्जी कम रहता है, दूसरा घर में एनर्जी ज्यादा, तीसरा घर में एनर्जी ज्यादा, चौथा घर में एनर्जी ज्यादा। जब वो जंप कर रहा था तो एनर्जी गेन करके ना जंप कर रहा था ऊपर, ओके। तो -13.6 छोटा होता है बेटा कंपेयर टू -3.4, ओके, गॉट इट। तो ये ध्यान देना है कि जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, जो सेल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ते जाती है, ओके, सेल्स होती है एनर्जी उनकी बढ़ते जाती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक, ये आपको आप समझनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में जो गैप है कितने का है। E2 - E1 आप करोगे तो कितना आएगा? माइनस करने आता है? नहीं, 10.2 सर, -10.2। 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? E3 - E2, टू 2.9 सर। 2.9 कि 1.9? 1.9 सॉरी। 1.9 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को माइनस करोगे तो 0.66 आती है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब मुझे बताओ कि दूसरा घर और पहला घर में जितनी एनर्जी की गैप, तीसरा घर और दूसरा घर में एनर्जी गैप क्या है? कम है। चौथा घर और तीसरा घर में एनर्जी गैप क्या है? और कम है। तो बोलने का मतलब क्या है, देखो, यदि मानो ये पहला घर है और ये दूसरा घर है, तो दूसरा घर और पहला घर में जो एनर्जी की डिफरेंस है 10.2 की, और दूसरा घर और तीसरा घर में यदि एनर्जी की डिफरेंस देखोगे तो कम हो गई, 1.9 की हो गई, फिर और कम हो जाता है ना। तो मतलब एनर्जी गैप क्या है, दो सेल के बीच में घटते जाती है जब जैसे आप न्यूक्लियस सेल से दूर जाते हो। और रेडियस में क्या होता था? बढ़ रहा था सर। बढ़ रहा था। तो आपसे यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि E2 - E1, E3 - E2, E4 - E3, कौन सबसे बड़ा एनर्जी गैप है? ये वाला।
ओके, और Sir, वही रेडियस में V2 क्या है? रेडियस में इधर गैप बढ़ते जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ध्यान रहेगा आपको। चलिए, अब क्या है, एक और चीज आपको दिमाग में रखना है, कोई भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो सम ऑफ कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना? गॉट इट? तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो कभी काल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी निकालिए लिथियम 2 प्लस का इस घर में, तो काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला आपके पास है नहीं, तो आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले टोटल एनर्जी निकाल लेना, और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होती है, वो मैं बता देगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय ओके।